आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 6 है और इस लेक्चर के अंदर आज हम लोग एडी करंट के बारे में पढ़ेंगे। एडी करंट से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं और आपको पढ़ाना चाहता हूं और धीरे धीरे अब हम लोग मूविंग टुवर्ड्स एसी। अल्टीमेटली अगला चैप्टर आपका क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब होता है पहले मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूं और हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ एसी, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तो आप जनरेटर पढ़ने वाले हैं। अगला टॉपिक एडी करंट के बाद दैट इज एसी जनरेटर होंगे। एसी जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहा होगा। अगर ऑल्टरनेटिंग करंट पैदा कर रहा है तो ये तो आप जानते होंगे ना, क्लास 10th के बेसिस के नॉलेज पे आपको इतना तो पता होगा कि करंट जो है वो बेसिकली कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है डीसी, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, दिस इज डायरेक्ट करंट, and AC is alternating current, alternating current। और alternating current के अंदर जो आपका वेव है, मतलब जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो एक हर क्षण वो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस प्रकार से वो वेव के फॉर्म में जा रहा है। और वो भी वेव कैसा? वो साइनोसॉइडल वेव है। कैसा वेव है? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल वर्ड मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाया होगा। साइनोसॉइडल का मतलब होता है एनी वेव व्हिच आइदर फॉलोज साइन वेव और कोसाइन वेव, या तो वो साइन वेव को फॉलो कर रहा होगा या फिर कोसाइन वेव को फॉलो कर रहा होगा। कोसाइन वेव क्या होता है मेरे ख्याल से आपको पता है कोसाइन वेव किसे कहते हैं? जब यही वेव इस तरीके से हो, इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं? कोसाइन वेव। जहां पे ये आधा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव, फिर यहाँ पर आधा पॉजिटिव, इस प्रकार से एक वेव जो है वो इस तरीके से चलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोसाइन वेव। आइदर करंट इज फॉलोइंग साइन वेव और कोसाइन वेव, उस तरह के करंट को आप क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में एक और जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट में होता है वो कितना होता है? 50 हर्ट्ज। आप तो ये जानते होंगे कि करंट इज 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला करंट ही हम लोगों को मिलता है। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्ज? अगर हर्ट्ज बोल रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब 50 हर्ट्ज is equal to 1 upon t, तो t is equal to 1 upon 50। 1 upon 50 मतलब एक सेकंड में 50 बार वो ऑसिलेट कर रहा है। एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है? 50 टाइम्स ऑसिलेट कर रहा है। अगर इसे मैं मिनट में कन्वर्ट करूं, इफ आई विल कन्वर्ट दिस इनटू मिनट, तो ये आता है 50 into 60, बिकॉज एक सेकंड में अगर 50 बार तो एक मिनट में कितनी बार? 3000 टाइम्स वो क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट कर रहा होगा। 3000 पॉइंट मतलब इसी को बोलते हैं 3000 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। क्या रोटेट कर रहा है 3000 आरपीएम से? अब ध्यान से देखिएगा, जो मोटर, जो जनरेटर को आपने मैकेनिकल एनर्जी दिया, तो वहां देखा होगा एक शाफ्ट रहता है, वो गोल गोल घूमते रहता है। कभी जनरेटर को चलते हुए देखे होंगे ना, उसको जो हैंडल करके आप चलाते हैं तो घूमता रहता है ना, वो जो घूम रहा है तो वो कितने बार घूम रहा है? एक मिनट में कितने बार? 3000 बार। जब वो एक मिनट में 3000 बार घूमेगा तो जो उससे फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी वो कितनी होगी? 50 हर्ट्ज की। और जो वेव 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देता है वही क्या कहलाता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। और उससे जो प्रोड्यूस होने वाला करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ है वही एसी के अंदर आता है। यानी धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं? धीरे धीरे हम एसी की ओर बढ़ रहे हैं। तो एसी इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ साइनोसॉइडल वेव, वही अभी हम लोग को समझना है। ये फिलहाल जो बातें मैंने लिखवाई हैं, मैंने जो बताया है, ये वापस से एसी में फिर बताऊंगा, लेकिन अभी बस ये समझ में आना चाहिए कि एसी के तरफ हम लोग धीरे धीरे अब बढ़ना स्टार्ट ऑलरेडी कर दिए हैं। क्योंकि मैंने आपको हर चैप्टर में कहा होगा, पिछले चैप्टर में आप देखिएगा उसका फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट होता है। तो ऑलमोस्ट हम ईएमआई के लगभग एंड पार्ट में पहुंच गए हैं, ज्यादा कुछ बचा हुआ नहीं है। एडी करंट के आगे आता है आपको म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन और जनरेटर। 3-4 टॉपिक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी लेक्चर नंबर 9 में चैप्टर खत्म हो चुका होगा। लेकिन
आप छठे चैप्टर से देखिए, अगले चैप्टर का फाउंडेशन स्टार्ट हो गया, आप उसका बिल्डिंग ब्लॉक सब बनाना स्टार्ट कर दिए। हेडिंग डालिए इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, इंड्यूस करंट इन अ सर्किट, और वो समझने के बाद फिर एडी करंट का टॉपिक मैं आज आपको पढ़ाता हूं, राइट। इफ आर इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इफ आर इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, if R is the electrical resistance of the circuit, then induced current in the circuit is given by, induced current in the circuit is given by E by R, E by R, I is equal to E by R. ये induced current का फॉर्मूला है, I is equal to E by R. आगे लिखें, if induced current is produced in a coil, if induced current is produced in a coil, अगर इंड्यूस करंट किसी कॉइल में प्रोड्यूस किया गया है, अगर किसी कॉइल में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस किया जाए, then I is equal to क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, I is equal to होता है NBA ओमेगा, NBA ओमेगा sin ओमेगा t, sin ओमेगा t बाई कैपिटल R, NBA sin ओमेगा बाई कैपिटल R। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मैंने इधर लिख रखी है, इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, I is equal to n क्या है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्न्स, B is यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, A is एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, ओमेगा इज जिससे वो रोटेट कर रहा है, और साइन ओमेगा, अब कोई भी चीज जो रोटेट करती है वो साइनोसॉइडल वेव ही होगी, आइदर साइन थीटा का फॉलो करेगा वेव, नहीं तो कोसाइन थीटा का, यहाँ पे साइन थीटा फॉलो कर रहा है। इन सारी चीजों को अगर आप कांस्टेंट मानते हैं तो I is equal to I नॉट साइन ओमेगा t, और जैसे ही करंट को आपने साइनोसॉइडल फॉर्म में लिख दिया, जिसका I नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। क्लास 11th में जब आप वेव पढ़ रहे थे, जब आपने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपसे दिखाया होगा y is equal to a नॉट साइन ओमेगा t। अगर कोई इक्वेशन इसको फॉलो करती है तो उसे मैं क्या बोलता हूं, साइनोसॉइडल वेव बोलता हूं। कैसे, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन था मैं आपको बताता हूं, y is equal to a sin omega t, where a naught is the amplitude, मैक्सिमम वैल्यू, a naught क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और sin ओमेगा t मतलब साइन का कर्व है, और y क्या है, y जो भी आप y एक्सिस पर रख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ये साइनोसॉइडल वेव को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। I नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, I क्या है, करंट। करंट अगर इस प्रकार से आप डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब करंट क्या है, करंट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर, क्योंकि साइन वेव क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव, सेकंड हाफ में नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इस प्रकार से चलता है। तो I is equal to I नॉट sin omega t is the value of induced EMF of an AC current। AC करंट में, AC करंट नहीं बोलना चाहिए, AC ही बोलना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट बोलना चाहिए, गलती हो जा रही है बार-बार। AC में करंट ऑलरेडी घुसा हुआ है, तो AC करंट नहीं बोलना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट बोलिए या AC बोलिए। AC करंट बोलने से करंट दो बार हो जाता है, तो मेरे से अगर एक दो बार गलती से निकल गया है माफ करिएगा। AC और अल्टरनेटिंग करंट, या तो AC बोलिए नहीं अल्टरनेटिंग करंट बोलिए। तो AC जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, I is equal to I नॉट sin omega t। इसको आप अपनी कॉपी में लिखें, where I नॉट इज peak value of induced current। peak value क्यों, क्योंकि ग्राफ में जो y is equal to a नॉट sin omega t होता है, उसमें a नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे I is equal to I नॉट sin omega t, तो I नॉट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, इसलिए इसको क्या बोला गया, पीक वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। n is number of turns in the coil, n is number of turns in the coil, b is uniform magnetic field, omega is angular velocity of rotation, and a is the cross sectional area of the coil, a is क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। इस प्रकार से हमने नींव डाल लिया, हमने फाउंडेशन डाल लिया कि इंड्यूस करंट जो होता है वो साइनोसॉइडल नेचर का होता है। अगर इंड्यूस करंट साइनोसॉइडल है, इसका मतलब वो अल्टरनेटिंग नेचर का है, और अल्टरनेटिंग नेचर में अगर वो साइन वेव को फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप अल्टरनेटिंग करंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालें एडी करंट, हेडिंग डालें एडी करंट।
EDDY, एडी करंट, CURRENT, एडी करंट। लिखना स्टार्ट करिए। The current induced in a bulk piece of conductor, the current induced in a bulk piece of conductor, bulk piece of conductor का क्या मतलब है? मान लीजिए कि वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वो तो एक लॉजिक समझ में आ रहा है कि वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है, पर वायर में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अगर वो वायर ना होके पूरा का पूरा मेटालिक सरफेस हो गया। आपने अभी हाल फिलहाल, पता नहीं आप लोग देखे नहीं देखे वो वीडियो, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके अंदर देखा होगा एक भसान करने के लिए लेके जा रहे हैं और ऊपर में छत में बैठा साउंड स्पीकर के ऊपर वो आदमी तार को पकड़ लेता है और उसके अगल बगल में जितने लोग थे जो भी बॉडी में टच थे सारे मर गए। ऐसा वीडियो आपने देखा? एक अभी उत्तर प्रदेश का एक घटना है, वहां पे एक माने जुलूस निकाला गया, जो भोला बाबा का अभी चल रहा है ना सावन का महीना, तो उसमें जुलूस निकाला गया। और जुलूस के अंदर वो नहीं था, एक आदमी एक ऊपर बैठा रहता जो तार वार को ऐसा ऊपर नीचे करते रहता, वो हाथे से तार को ऐसे ऊपर कर रहा था। अच्छा, वो अज्यूम किया होगा या तो नॉन टेक्निकल होगा, अगर टेक्निकल होगा तो अज्यूम किया होगा कि उत्तर प्रदेश हो सकता है, बिजली ना रही होगी गांव में, तो उसने सीधे तार को ऐसे पकड़ा, तार को यूं ऐसे उसने पकड़ा तो वो तो वहीं साफ हो गया, लेकिन गलती से तार टच हो गई किसको? वो साउंड स्पीकर को। साउंड स्पीकर वाज केप्ट ऑन दैट पर्टिकुलर जो गाड़ी जो कि मेटालिक था। अभी उसके चारों तरफ जो उस सरफेस में सटे थे सब अचानक से गिर गए। लोग बोला भोला बाबा का चमत्कार हो गया, सब अचानक से बेहोश हो गया। ऐसे जब बाद में वो पूरा वीडियो को देखा तो देखा ऊपर वो तार को छुआ था, फिर वो सारे लोग लगभग 12-13 लोग मर गए। पर लोग ऐसे स्टार्टिंग में सोच रहे, सब तो नाच रहा है ना, वो डीजे तो बज रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, तो सब सोचा मैंने भोला बाबा का कुछ माने चमत्कार हुआ है। तो ये भोला बाबा का चमत्कार नहीं था, ये तो परमानेंट चमत्कार हो गया। तो ये जो बॉडी है, मेटालिक सरफेस है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? कंडक्ट करती है। तो वायर ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करती। जब कभी भी कोई बल्क बॉडी पूरा का पूरा, सपोज करिए जो आपका एल्युमिनियम फ्रेम है, एल्युमिनियम तो कंडक्ट नहीं करेगा, ये अगर लोहे का फ्रेम होता, मान लीजिए जो गेट आपका बनता है ना, गेट या फिर जो विंडोज बने होते हैं वो लोहा का बना होता है, अगर उस लोहे में कोई चोट से बचने के लिए इलेक्ट्रिसिटी डाल दे, कई बार लोग करते हैं ना, जो ये जो होता है जेल के जो दीवार होती है उसमें जो बारबेटिंग की जाती है उसमें करंट दौड़ाया जाता है। अभी वो पूरा का पूरा जो बारबेटिंग वायर है उसमें करंट दौड़ रहा है, तो क्या हुआ? बल्क पीस में करंट। ये जो बल्क पीस में करंट कभी भी जाता है तो उस करंट को आप क्या कहते हैं? एडी करंट बोलते हैं। अब आप कहेंगे सर ये एडी करंट हम जान के क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर एज एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर बना होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस का, उसके अंदर आप अगर थोड़ा बहुत भी क्लास 10th का मैग्नेट ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान हो तो इस प्रकार से कुछ वाइंडिंग्स होती हैं, याद है कुछ भी? इस तरीके से कुछ वाइंडिंग इधर होता है और इस प्रकार से कुछ वाइंडिंग इधर होता है। जहां नंबर ऑफ वाइंडिंग्स ज्यादा होती हैं वहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो ज्यादा है, यानी N1 अगर ग्रेटर देन N2 है तो V1 भी क्या होगा? ग्रेटर देन V2 होगा। और ये चूंकि नंबर ऑफ टर्न्स इधर कम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और इसी का उल्टा कर दिया जाए, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम और इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अल्टीमेटली कॉइल में करंट जाना चाहिए, कॉइल से करंट इधर आएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड से करंट यहां इंड्यूस होगा। एक साइड आप लगाओगे दूसरी साइड पे इंड्यूस हो जाएगा, गॉट इट? लेकिन ये जो मैग्नेट है ये भी लोहा का बना हुआ है, ये लोहा भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो जब आपने यहां पर खुद से इलेक्ट्रिसिटी दिया और इस इलेक्ट्रिसिटी से इस तरफ इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुई, इस क्रम में इस लोहे में भी इलेक्ट्रिसिटी आया। जब उस लोहे में इलेक्ट्रिसिटी आया तो वो इधर से जो प्रोवाइडेड एनर्जी है उसको कुछ ना कुछ लॉस करेगा, क्योंकि भाई हम तो चाहते थे यहां का टोटल एनर्जी इधर क्या हो जाए? कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ गया तो वो तो उसका उसी पार्ट से ना जो आपने एनर्जी प्रोवाइड किया है उसी में से ना कुछ इसमें रह गया और कुछ यहां गया। पर आप क्या चाहते थे कि पूरा का पूरा उधर जाए। अब ये जो बल्क मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी आया है तो ये क्या एक तरह का लॉस है, इसलिए एडी करंट एक लॉस की तरह हम लोग देखते हैं। तो एडी करंट का डेफिनेशन क्या लिखा? द करंट इंड्यूस्ड इन अ बल्क पीस ऑफ कंडक्टर। एडी करंट का डेफिनेशन लिखे, the current induced in a bulk piece of conductor
when the magnetic flux linked with the conductor changes, when the magnetic flux linked with the conductor changes, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर कंडक्टर वो जो बल्क पीस है उसके अक्रॉस अगर चेंज कर जाएगा तो उसके अंदर भी करंट आएगी। यहां पे कैसे चेंज हो रहा है, आपने यहां पे एसी सप्लाई दिया, तो एसी में तो हर एक सेकंड में 50 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। 50 बार पोलैरिटी चेंज हो रही है मतलब 50 टाइम्स द फ्लक्स इज गेटिंग चेंजिंग, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट तो मिलेगा ही, साथ साथ ये जो आपका बल्क मटेरियल है इसमें भी करंट मिलेगा। इसी करंट को क्या बोलते हैं, एडी करंट बोलते हैं। और ट्रांसफार्मर में ये जो करंट है इसको एडी करंट लॉस के नाम से जाना जाता है। ट्रांसफार्मर में इसको हम लॉस मानते हैं, क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो, उधर जाए। रास्ते में जो पूरा मैग्नेट है यही करंट अगर बहने लग गया उसके अंदर तो फिर आपका एनर्जी लॉस हो गया। तो फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, एनर्जी को मिनिमाइज करते हैं, यानी लॉस को क्या करते हैं, मिनिमाइज। लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका होता है जो आगे मैं आपको लिखवाऊंगा। तो दिस करंट इज ओनली नोन एज एडी करंट, फुल स्टॉप। एडी करंट आर ऑलवेज produced in a plane perpendicular to the direction of magnetic field. Eddy current are produced in a direction perpendicular to the direction of magnetic field. Eddy current are produced in a plane perpendicular to the direction of magnetic field. In a plane perpendicular to the direction of magnetic field. Full stop. Eddy current shows both heating as well as magnetic effect. Eddy current दोनों इफेक्ट दिखाता है, हीटिंग इफेक्ट भी और मैग्नेटिक इफेक्ट भी। अगर एडी करंट होगा तो एडी करंट जहां है वहां पे दो चीजें उसके साथ ऑटोमेटिकली क्या हो गई, एसोसिएट हो गई। क्या क्या, एक तो वो हीट करेगा, उसकी हीटिंग हो गई। दूसरा, अगर वो करंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। मेरा जो मेन पर्पस होना चाहिए वो एडी करंट को क्या करना चाहिए, मिनिमाइज। वो करते क्यों है, क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर में एडी करंट आ गया तो वो एनर्जी को लॉस कर रहा है। उस एनर्जी को बचाने के लिए आप दो काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला काम आप क्या करते हैं, आप जो ये मैग्नेट है इसको लैमिनेट कर देते हैं। लैमिनेशन करने से क्या होगा, उसके अंदर करंट का फ्लो कम हो जाएगा, पहला। दूसरा, आप जब कभी भी किसी ट्रांसफार्मर को देखिएगा, अगर आपने अपने नियर बाई कहीं पे एक ट्रांसफार्मर देखा होगा, उस ट्रांसफार्मर का जो डब्बा देखे होंगे उसके ऊपर में देखिएगा इस तरह से एक तो गोलका बना रहता है ऐसे करके, कभी देखे हैं? एक तो ऐसा गोल टाइप का एक तो कंटेनर रहता है। एक कंटेनर का काम रहता है टू प्रोवाइड कूलेंट। एक क्या इसको देता है, कूलेंट देता है। कूलेंट मतलब ठंडा पानी। ठंडा पानी इसलिए देता है क्योंकि यहाँ पे करंट हुआ। एडी करंट का क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। उस हीटिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कूलेंट आ, गलती से कई बार ऐसा होता है कि कूलेंट खत्म हो गया और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को पता नहीं चला। गर्मी के टाइम में आप देखे होंगे ज्यादातर ट्रांसफार्मर उड़ता है। कभी ठंडा में ट्रांसफार्मर उड़ते देखे हैं? ट्रांसफार्मर ठंडा में बहुत कम उड़ता है। उसका रीजन ये है ना कि ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड हो गया। ओवरलोड होने से कुछ नहीं होगा, उसका तो केवीए है। केवीए अगर उसके बराबर का होगा तभी वो ट्रांसमिट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो लोग पहले ही डिसाइड करके रहते हैं। उसके उड़ने का जो ज्यादातर चांस होता है वो होता है कि उसके कूलेंट में कमी आ गई, ठंडा नहीं कर पाया। अगर सही तरीके से ठंडा नहीं हुआ तो जल जाएगा। हीटिंग इफेक्ट, अगर बहुत ज्यादा हीट होगा तो तार टूटेगा तो ट्रांसफार्मर जल गया। तो ये कूलेंट का जो रिफिलिंग है वो बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए ट्रांसफार्मर में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे इंडिया में जो सबसे बड़ी कंपनी ट्रांसफार्मर बनाती है उसका नाम है अल्फा ट्रांसफार्मर्स, जो कि उड़ीसा बेस्ड एक कंपनी। उड़ीसा में एक अल्फा ट्रांसफार्मर्स करके कंपनी जो पूरे इंडिया में ट्रांसफार्मर सप्लाई करती है, बिगेस्ट कंपनी ऑफ ट्रांसफार्मर इन इंडिया। लेकिन the magnitude of eddy current is given by I is equal to E by R, and E जो है वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। E जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी। therefore I is equal to माइनस डी फाई बाई डी टी divided by R, that is I is equal to 1 by R डी फाई बाई डी टी, और इसके सामने आप क्या लगा दीजिए, एक माइनस साइन लगा दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडी करंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडी
करंट, ये एडी करंट है। अब एडी करंट को पहली बार जिस साइंटिस्ट ने देखा या जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम था फौकॉल्ट, FOUCAULT। तो ये डेरिवेशन के नीचे लिखिएगा। इन द ईयर 1985 फौकॉल्ट discovered a current called as eddy current। फौकॉल्ट नामक साइंटिस्ट FOUCAULT, फौकॉल्ट नामक साइंटिस्ट ने 1895 में पहली बार इस तरह का एक इफेक्ट देखा और उस करंट को इन्होंने क्या नाम दिया? एडी करंट का नाम दिया। ये बात समझ में आ गई? अगला लिखें, अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑफ एडी करंट। अनडिजायरेबल इफेक्ट, अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि ट्रांसफार्मर्स में ये जो बल्क बॉडी में करंट फ्लो करने लग जाता है, इसी को ना अनडिजायरेबल इफेक्ट बोलेंगे। इज दिस अ डिजायरेबल इफेक्ट? नो, वी डोंट वांट इट, पर फिर भी वो हो रहा है क्योंकि आपने उसको क्या किया है? बल्क लोहे का बना हुआ है और जो लोहे का होगा उसमें करंट फ्लो करेगा ही करेगा। तो ये जो बल्क में करंट फ्लो कर रहा है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? अनडिजायरेबल इफेक्ट, राइट। Eddy current are produced inside the iron core. Eddy currents are produced inside the iron core. Iron core. Eddy current are produced inside the iron cores of rotating armature. Rotating armature किसको बोलते हैं? What is rotating armature? आपने देखा होगा सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं हम लोग, जो भी रोटेट कर रही है उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए जो हम सॉफ्ट आयरन कोर वहां डाल रहे हैं वो भी एक आयरन का पीस है। अभी जब उसमें वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा। उस बल्क में जब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? एडी करंट। वो अल्टीमेटली क्या करेगा? आप चाहते थे कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को एनहांस करे और वो करने क्या लग गया? वो आपके एनर्जी को खाने लग गया। तो वो डिजायरेबल इफेक्ट है अनडिजायरेबल इफेक्ट? अनडिजायरेबल। ये लिखा, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द आयरन कोर ऑफ द रोटेटिंग आर्मेचर of electric motor and dynamos. DYNAMOS. What is a dynamo? AC generator is known as dynamo, not DC generator. AC generator को क्या बोलते हैं? Dynamo बोलते हैं। AC generator को, not DC generator. And also in the course of transformer. तो तीन जगह मुख्यतः ये चीज हमें देखने को मिलती है। कहां-कहां? एक तो मोटर में, एक डायनामोस में यानी एसी जनरेटर्स में, और तीसरा ट्रांसफार्मर्स में। ट्रांसफार्मर के अंदर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। मोटर और जनरेटर में बीच में तो आप आयरन कोर रखते ही हैं। वो आयरन कोर जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाए तो उस कंडक्ट को हम उस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलेंगे? उस करंट को हम क्या बोलेंगे? एडी करंट का नाम देते हैं। आगे लिखिए, एडी करंट कॉजेस unnecessary heating and wastage of power. Eddy current causes unnecessary heating and wastage of power. Eddy current क्या करता है? unnecessarily heating. किसी भी चीज को जब आप मल्टीपल टाइम्स हीटिंग करेंगे, कूल होगा, हीटिंग करेंगे, कूल होगा, हीटिंग करेंगे, कूल होगा, वो सिस्टम क्या होगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। किसी भी चीज को डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो क्या है? मल्टीपल टाइम्स आप उसको हीट करिए, ठंडा करिए, हीट करिए, ठंडा करिए। इतना बार हीटिंग कूलिंग कर देंगे कि वो उसका मैग्नेटिक पावर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एनहांस करने की जगह उल्टा क्या कर देगा? उसको डिक्रीज करने का काम कर देगा, क्योंकि साला मटेरियल को ही डीमैग्नेटाइज कर देगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है या हमारे लिए अनडिजायरेबल है। लिखिए, एडी करंट कॉजेस अननेसेसरी हीटिंग एंड वेस्टेज ऑफ पावर, फुल स्टॉप। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द एडी करंट, may even damage the insulation of coil. The heat produced by the eddy current may even damage the insulation of the coil. Full stop. तो इंसुलेशन मतलब जो इस तार के ऊपर जो आपका इंसुलेटर लगा हुआ है, अगर इतना ज्यादा हीट पैदा हो गया तो उसको क्या कर देगा? जला देगा। तो आपका शॉर्ट सर्किट होना कंफर्म है। Therefore,
to minimize the loss, therefore to minimize the loss by eddy current, minimize the loss by eddy current, lamination of metal is done. लैमिनेशन ऑफ मेटल, आप उसको क्या कर देते हैं, लैमिनेट कर देते हैं. लैमिनेशन से क्या होगा, इंसुलेशन और मेटल के बीच का एक कांटेक्ट खत्म हो जाएगा. आपने उस कोर को भी क्या कर दिया, लैमिनेट कर दिया. तो अब जो उसका हीटिंग इफेक्ट है वो क्या करेगा, आपके इंसुलेशन को ब्रेक नहीं कर पाएगा. तो फुल स्टॉप देके लिखिए, द लैमिनेशन आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल. और जो लैमिनेशन है उसको किससे, इंसुलेटिंग मटेरियल वुड, इंसुलेटिंग मटेरियल थर्मोकोल, इंसुलेटिंग मटेरियल रबर, इन सारे चीजों से आप उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. द लैमिनेशंस आर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल, full stop. The plane of the lamination must be arranged, the plane of the lamination must be arranged. जो प्लेन ऑफ लैमिनेशन है वो इस प्रकार से होना चाहिए, must be arranged parallel to the magnetic field, parallel to the magnetic field, which reduces the strength of eddy current, which reduces the strength of eddy current. और eddy current के strength को वो क्या कर देगा, minimize कर देगा, which reduces the strength of eddy current. The plane of lamination must be arranged parallel to the magnetic field, which reduces the strength of eddy current. तो इस प्रकार से आप eddy current को क्या कर सकते हैं, minimize कर सकते हैं. तो आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मेटल है तो उसमें कंडक्ट होगा ही होगा. हाँ, कुछ इन प्रकार मेथड को यूज करके आप उसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं. गॉट इट. लेकिन ये तो उसका हार्मफुल इफेक्ट है, पर कई सारे ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल भी है. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने नाम सुना होगा ये जो मेट्रो, ये जो हाई स्पीड रेल का, व्हाट इज दैट, बुलेट ट्रेन. अब ये बुलेट ट्रेन जो चलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ट्रेन एंड अ बुलेट ट्रेन. बुलेट ट्रेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अभी उसमें क्या होता है, जो रेल है यानी जो पटरी है उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं या मैग्नेटाइजेशन उसकी आप करते हैं. ऊपर जो गाड़ी चल रही है वो क्या है, एक करंट से चलने वाली डिवाइस. जब आप उसमें करंट देंगे तो गाड़ी के नीचे वाले पार्ट में भी करंट आ गया होगा. नीचे भी एक मैग्नेट है, व्हाट इज दैट, लोहा लगा हुआ है. लोहा को आप आसानी से इंड्यूस कर सकते हैं. लोहा में आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करने के क्रम में जब ये बहुत हाई स्पीड में चल रहा होता है तो देखे होंगे कि जो ये क्या गाड़ी है, बुलेट ट्रेन्स होती हैं, ये हवा में उड़ जाती है. हवा में उड़ गई तो उसका क्या फायदा हुआ, उसका पहला फायदा हुआ वहां फ्रिक्शन नहीं लगा. पहला फायदा क्या हुआ, फ्रिक्शन नहीं लगा. और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसको क्या कर रहा है, पकड़ के चल रहा है. तो ये बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं हो सकता है. हवा में वो एक लगातार से ऐसे चलता चलेगा, उसीलिए उसको मोनोरेल भी बोलते हैं. आप देखिए वो सब मोनोरेल मतलब सिंगल लाइन पर चलता है, उसको दो लाइन का जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिंगल लाइन में चलता है. सिंगल लाइन में इसलिए चलता है क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां बना हुआ है कि वो हवा में उस पर चल रहा है. अभी अगर मेरे को ब्रेक लेना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए. डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स करिएगा तो जो पहले आपको अट्रैक्ट कर रहा था वो क्या करने लग जाएगा, रिपेल करेगा. रिपेल करेगा तो धीरे धीरे जमीन पे आएगा, जमीन पे आएगा तो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो गाड़ी रुक जाएगी. इसीलिए ये जो बुलेट ट्रेन होता है वो इतना तेज काहे भागता है, वो इसलिए तेज भागता है कि उसमें फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट खत्म कर दिया गया. वेयर जो ट्रेन हम लोग चलते हैं, चलती वो भी इलेक्ट्रिसिटी से है पर उसमें फ्रिक्शन है क्योंकि वो हर टाइम उस चक्के को क्या किया हुआ है, पकड़ के चल रहा है. तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है इसमें. अब ये आपका एप्लीकेशन है कि उसका डिसएडवांटेज है. अभी आपका एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन कैसे आया, ड्यू टू करंट ओनली. तो एडी करंट है ना, उस पूरे बल्क में आपने क्या किया, करंट इंड्यूस करा दिया. तो अभी एडी करंट का फायदा भी है, नुकसान है तो कुछ कुछ उसका फायदा है. तो साइंस का तो यही काम है ना कि जो चीज नुकसान कर रही है उसको कैसे रिसर्च करके हम उसको किसमें कन्वर्ट कर ले, अपने फायदे में कन्वर्ट कर ले. भाई आपने हाइब्रिड मॉडल सुना होगा, हैव यू हर्ड अबाउट हाइब्रिड मॉडल. इसकी गाड़ी आई थी हुंडई की और होंडा की, होंडा हाइब्रिड नो सब उसका मॉडल आया था. हुंडई की और होंडा की ऐसी एक मॉडल आई थी.
कार में आपने देखा होगा, नहीं तो बड़े बड़े जो कार होते हैं जैसे लंबरगिनी है या इस तरह के जो कोई महंगे कार है उसमें हाइब्रिड रहता ही रहता है। व्हाट इज हाइब्रिड? आपका जो चक्का है वो जब ब्रेकिंग कर रहा है तो एनर्जी लॉस है। अगर कुछ ऐसा बुद्धि लगाया जाए कि उस लॉस ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट इनटू अगेन एनर्जी, या फिर जब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आपकी गाड़ी में हवा कंटिन्यूअस लग रहा है, जब भी गाड़ी चलेगी उस पे हवा लगेगा, कैन आई कन्वर्ट दैट एयर इनटू एनर्जी? विंड को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस एनर्जी को अगर आप स्टोर कर लिए तो वो आपके बल्ब जलाने में, इंडिकेटर जलाने में, अंदर जो आप साउंड सिस्टम गाना वाना सुन रहे हैं उसको चलाने में अगर काम में ले लिया तो जो पेट्रोल खर्च नहीं होगा उसको चलाने में, और अगर पेट्रोल खर्च नहीं हुआ तो आपका एनर्जी बचा नहीं बचा। दैट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज नोन एज हाइब्रिड मॉडल, उसको ही हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड मींस आप जो लॉस कर रहे थे उसको ही आपने क्या कर लिया, कन्वर्ट करके कुछ पॉजिटिव तरीके से यूज कर लिया। जैसे एक और मॉडल आया है जो कि खास करके इक्वेटर के अगल बगल वाले जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा वैलिड है, कि जो कार का रूफ टॉप है और जो उसके ग्लास पैनल है उसमें अगर सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया है उसमें, क्योंकि मान लीजिए गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे छत इतना गर्म हो जाता है कि आप गाड़ी में जैसे घुसेंगे वो पूरा मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो तुरंत एसी चलाना पड़ता है। अच्छा, वो एसी चलाना और अगेन हार्मफुल है, क्योंकि वो एसी में जो हवा है वो गर्म हो गई है, वो गर्म हवा जब छोड़ता है और वो आपके सांस में जब जाएगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम करता है, वो काफी ज्यादा अस्थमा का एक शिकार उसमें हो सकते हैं। तो इसको सब ठीक करने के लिए क्या किया, अगर छत पे सोलर पैनल लगा दिया जाए, सोलर पैनल वो वाला नहीं जो ब्लैक वाला महंगा वाला सोलर पैनल जो इनबिल्ट हो, कि छत पर जो एनर्जी आ रही है उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले और वो बैटरी में स्टोर हो जाए, और फिर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, इंडिकेटर का इधर उधर जलना, वाइपर का जलना, पीछे के बैकलाइट्स जलना, आगे का फ्रंट लाइट जलना, अगर ये उससे नहीं जल रहा है तो आपका तेल कंज्यूम कर रहा है, तेल का कंजम्पशन से अगर मैं वो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे चला लें तो मेरा क्या होगा, माइलेज बढ़ेगा। तो इस तरह का जो मॉडल सब होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द हाइब्रिड मॉडल वेयर यू आर यूजिंग द एनर्जी। आप गलत जो भगवान मतलब जो सिस्टम फिजिक्स में जो चीज लॉस हो रहा था आपने अपने बुद्धि लगा के उस लॉस को किस में कन्वर्ट कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। लिखें एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, 4 कुल एप्लीकेशन है, उसको एक एक करके बस नाम लिख लेना है, राइट। एडी करंट्स आर यूजफुल इन मेनी वेज, एडी करंट्स आर यूजफुल इन मेनी वेज। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग? किसी चीज को सडनली अगर रेस्ट पर लाना है, खट से जीरो हो जाए, वैसा तभी होगा जब उसको आप मतलब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिए, कोई चीज ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, अगर उसको खुद से आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसे 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 पंखा ही आप अगर छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, करके फिर बंद होगा। अच्छा, मैं चाहता हूं कि वो जो लॉस हो रहा है वो भी ना लॉस हो, सीधे खत्म हुआ एनर्जी और ठक करके रुक जाए। कई बार देखा होगा बड़े बड़े जो मोटर होते हैं उसको अगर आप ऑन किए तो तुरंत हाई स्पीड हो गया, ऑफ करते ही बस खट से बंद हो गया। जो खट से बंद हो रहा है उसका क्या लॉजिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। डैम्पिंग के केस में क्या होता है कि आप सडनली विद द हेल्प ऑफ रिवर्स करंट आप उसको तुरंत से क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। अगर कोई चीज तुरंत रुक रही है तो जो उससे नेगेटिव लॉस होने वाला है वो क्या कर देगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंस है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर मीटर, इलेक्ट्रिक पावर मीटर। अब थोड़ा बहुत ये सब वैसे तो बोलना नहीं चाहिए ऑन ये मैंने रिकॉर्डिंग में बोलना नहीं चाहिए। पहले के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी चोरी बड़ी आसानी से हो जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी चोरी बड़ी आसानी से हो जाती। क्या टेक्निक था चोरी करने का, पहले वो समझते हैं, और क्यों गवर्नमेंट ने भी ये नया वाला मीटर इंप्लीमेंट किया जो डिजिटल मीटर। पहले क्या था, एनालॉग मीटर था। आपने तभी सुना होगा कि चोरी होती है, कैसे चोरी करते थे उसका एक सिंपल सा लॉजिक बता दें। अभी क्या है, आप उसको हल्का भी छेड़छाड़ करिएगा और अगर आपका मीटर टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड मतलब आपने उसको खोलबेल किया है और जो मीटर रीडिंग वाला अगर आके पकड़ लेता है तो फिर आपको जेल हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, और था भी तो आप क्या करते थे, जो रीडिंग होती थी वो कैसे होती थी, एक अंदर में चक्री घूम रहा है, एवरी टाइम व्हेन यू आर यूजिंग इट एक चक्कर ऐसे घूम रहा है, चक्का ऐसे ऐसे घूम रहा है।
मैग्नेटिक वो चक्का है, माने लोहा का चक्का है। एवरी टाइम जब एक राउंड कंप्लीट हुआ, यहां से खट 1 मीटर आगे गिरता था। आप देखेंगे आगे का कुछ लेटर व्हाइट होता है, लास्ट वाला ब्लैक रहता है, 0 1 2 3 4 जिसमें लिखा रहता है। वो जैसे ही एक राउंड होगा, ये 1 से 2 हो गया, फिर एक राउंड हुआ, ये 2 से 3, फिर एक राउंड हुआ। अच्छा, अभी चोर लोगों ने, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते थे, वो क्या किया? अल्टीमेटली द साइंस वाज कि जब ये चक्कर कटेगा तभी वो नीचे आएगा। इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पीछे चिपका दिया कि वो चक्री काट ही नहीं रहा। चक्री कटेगा, एक चक्कर कटा, तब ना वो नीचे आएगा। अभी आपने उस जो मीटर है उसके सामने आपने मैग्नेट चिपका दिया, भारी मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट चिपका दिया कि वो चक्कर अब कट ही नहीं पा रहा, क्योंकि मैग्नेट उसको रोक के रखा हुआ। अभी वो चक्कर नहीं कटा, चक्कर नहीं कटा तो आप इलेक्ट्रिसिटी तो यूज कर रहे हैं, लेकिन मीटर रीडिंग नहीं दे रहा। तो आप जो मीटर रीडिंग वाला जो आया, वो तो आपका जो भी रीडिंग होगा उसको रीड करके चला जाएगा। वो आपसे तो नहीं पूछेगा कि आप तो इतना ध्यान रखेंगे ना, चोरी कर रहे हैं तो मेटल को हटा लें जब वो चोरवा, माने जो रीडिंग लेने वाला आया है। वैसे तो नहीं ना कि कोई भी चोर जाता है तो दिन के उजाले में चोरी करने जाता है, दिन के उजाले में तो नहीं जाता, वो तो चुपके रात में चोरी करने जाता है ना, जब सब शांति सोया रहता है। तो ऐसे ही जो चोरी है वो कैसे करते हैं? तो चक्कर जो कट रहा है उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से आपने क्या कर दिया? रोक दिया। अब वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट से रुक गया तो एनालॉग में वो चक्री नहीं काटा, चक्री नहीं काटा तो रीडिंग नहीं है, रीडिंग नहीं है तो आपको बिल नहीं है, लेकिन आप बढ़िया एसी में पूरा मस्त सो रहे हैं। ये चीज को बाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने एक्सप्लोर किया और तब बोला कि अरे भाई तो फिर दिक्कत है, अब एनर्जी पूरा वो दे जा रहा है लेकिन पैसे रिटर्न में नहीं आ रहे। फिर उन्होंने वो डिजिटल एनालॉग जो था, चक्री एक बार घूमेगा तब वो नीचे जाएगा, उसको उन्होंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एनालॉग मीटर, डिजिटल मीटर में कन्वर्ट किया। अभी जो डिजिटल मीटर है इसमें चोरी करना मुश्किल है। तो ये जो कंसेप्ट था ये भी वही था। अच्छा, कोई ऐसा भी कर सकता था कि साला उसको रिवर्स डायरेक्शन में मोड़ाने स्टार्ट कर दे, कुछ ऐसा स्कीम लगा के अगर रिवर्स करंट मार दिए तो उल्टा भी नाचने लग गया तो आप मीटर रीडिंग को कम भी कर सकते थे, वो भी एक पॉसिबिलिटी थी। तो ये सब चोरी करने का टेक्निक था। तो जो इलेक्ट्रिकल पावर मीटर जो हम लोग पहले यूज करते थे, वो वाला जो इलेक्ट्रिकल पावर मीटर था उसमें इस तरह का मेटालिक डिस्क लगा होता था जिसमें एडी करंट के जाने से ही वो चक्री काटता था। अभी हमने उसको क्या कर दिया? कंप्लीटली रिमूव कर दिया, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि इसके अंदर का साइंस क्या है, और वो मैग्नेट से उस साला रोटेटिंग डिस्क को रोक दिए। रोकने से आपका मीटर रीडिंग नहीं आया। लेकिन वहां पे भी जब मीटर रीडिंग आता था, वो जो चक्री चक्कर काट रहा था उसका रीजन क्या था? एडी करंट। उस पूरे मेटल में करंट गया, करंट के जाने से वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या करने लगा? रोटेट किया, रोटेट किया तो एक रोटेशन के बाद ठक, फिर एक रोटेशन ठक, तो ऐसे वो मीटर यूनिट बढ़ा और यूनिट बढ़ा तो आपका बिल आया। लेकिन अब तो चेंज हो गया। एंड लास्ट, मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। मैग्नेटिक ब्रेकिंग इन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग जो है ये हम लोग एडी करंट की वजह से ही करते हैं। किसमें? हाई स्पीड ट्रेन्स में, जिसको मैंने बुलेट ट्रेन का नाम दिया। बुलेट ट्रेन्स में जो ब्रेकिंग होती है वो इसी से होती है कि आपने क्या किया? रिवर्स डायरेक्शन में करंट डाला, जैसे ही रिवर्स डायरेक्शन में करंट दिया पोलैरिटी चेंज हो गई, और वो जो करंट है वो उसको क्या, जो पहले आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था, पीछे खींचने में मदद की, और उससे आपकी गाड़ी जो हाई स्पीड गाड़ी थी वो क्या हो गई? रुक गई। और उसका जैसे ही वो चक्का उस पर बैठा, बैठ के फिर धीरे धीरे जैसे घर्षण होगा तो फिर वो रुक जाएगा। इस हिसाब से आपकी ब्रेकिंग का पूरा आप प्रोड्यूस कर, अंदर ड्राइवर जो बैठा है वो करेगा ना जब उसको ब्रेक लेना होगा। तो जैसे ही वो ब्रेक लेने वाला क्लच कैसे करेगा, वैसे वैसे वो रिवर्स करंट अप्लाई करेगा। रिवर्स करंट अप्लाई करेगा तो जो आगे बढ़ाने में अभी एक्सीलरेट करा था वो डीएक्सीलरेट करेगा, और धीरे धीरे वो चक्का बैठ जाएगा तो फ्रिक्शन होगा तो गाड़ी रुक जाएगी। इस हिसाब से हम लोगों ने एडी करंट और उसके सारे लॉसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है। अब जो अगला हेडिंग है दैट इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। हेडिंग आ गई सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। इसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास में।